नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 68 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 33 में से 29 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। देर रात तक कई आरएएस के भी तबादले हो सकते हैं। तो आपको बताएं इस वक्त की ये बड़ी खबर। 68 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 29 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। साथ ही देर रात तक यह संभव है कि कई आरएएस के भी जो तबादले हैं वो हो सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तबादले हुए हैं वो किन किन के तबादले हुए हैं। जो 29 जिलों के नए कलेक्टर होंगे: शिवांगी स्वर्णकार कलेक्टर चित्तौड़गढ़, ओम प्रकाश कसेरा कलेक्टर प्रतापगढ़, इन्हें बनाया गया है। सिद्धार्थ सिहाग झालावाड़ के कलेक्टर होंगे। तो बड़े पैमाने पर तबादला। हिमांशु गुप्ता को बाड़मेर की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है। नमित मेहता जैसलमेर के कलेक्टर होंगे। अविचल चतुर्वेदी दौसा के कलेक्टर होंगे। तो 29 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। आशीष गुप्ता को बांसवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। बांसवाड़ा के नए कलेक्टर आशीष गुप्ता होंगे। अरविंद कुमार पोशवाल राजसमंद के कलेक्टर होंगे। तो कुल 29 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। रवि जैन को अब बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर के नए कलेक्टर रवि जैन होंगे। दिनेश चंद जैन पाली के कलेक्टर होंगे। तो 29 जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है। राजेंद्र भट्ट भीलवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे। महेंद्र सोनी जालोर के कलेक्टर होंगे। जबकि जगरूप सिंह यादव को जयपुर कलेक्टर के तौर पर नियुक्ति दी गई है। आरुषि मलिक भरतपुर की कलेक्टर होंगी। जबकि दिनेश कुमार यादव नागौर के कलेक्टर होंगे। तो हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जिलों के जो नए कलेक्टर अब होंगे। नन्नूमल पहाड़िया को करौली की जिम्मेदारी दी गई है। करौली के नए कलेक्टर होंगे। चेतन राम देवड़ा डूंगरपुर के नए कलेक्टर होंगे। कुमारपाल गौतम झुंझुनू जिले की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो इस वक्त प्रेम मीणा हमारे सहयोगी जयपुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। इस पे और अधिक अपडेट देने के लिए प्रेम, 68 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 29 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो तबादला किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। बड़े स्तर पर गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। ये गहलोत सरकार की तीसरी प्रशासनिक सर्जरी कही जा सकती है। इससे पहले 2 बड़ी लिस्ट आ चुकी है जिसमें प्रमुख पदों पर जमे अफसरों का तबादला किया था। इस सूची की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन जिला कलेक्टरों का तबादला कर दिया गया है जिन जिला कलेक्टर पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। साथ में यूडीएच एसीएस पवन कुमार गोयल का तबादला कर दिया है, लेकिन उन्हें यूडीएच का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। पहली सूची जिस अफसर ने जारी की थी, अरविंद कुमार पोसवाल, यानी 61 आईएएस अफसरों की सूची जारी करने वाले अरविंद कुमार पोसवाल को राजसमंद का जिला कलेक्टर बनाया है। दूसरी सूची में उनके हस्ताक्षर नहीं है, केवल पहली सूची में उनके हस्ताक्षर है। पोसवाल को पहली बार ये पोस्टिंग दी है। काफी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार उनको पोस्टिंग देगी, लेकिन इस बार उनको राजसमंद का कलेक्टर बनाया है। इसके साथ कहा जा सकता है कि देर रात भारतीय माफ कीजिएगा राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी है यानी आरएएस अफसर है, उनकी भी एक बड़ी सूची आ सकती है। चूंकि राज्य सरकार के पास 12 बजे के बाद राज्य सरकार तबादला नहीं कर सकती। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं उनके तबादले नहीं किए जा सकते। और कल से राज्य में तबादलों पर पूरी तरह बैन लग जाएगा और यह बैन 22 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद मार्च में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
अगर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास तबादला करने का समय नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि देर रात आरएएस अफसरों की एक बड़ी तबादला सूची आ सकती है। इस तबादला सूची में एक चौंकाने वाला नाम संजय मल्होत्रा का रहा, जो पिछली सरकार में करीब 4 वर्ष तक एक ही पद पर जमे रहे, यानी ऊर्जा विभाग की अहम जिम्मेदारी उनके पास थी। उनका सरकार ने तबादला कर दिया है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि प्राइम पोस्टिंग में जमे अफसरों को गहलोत सरकार ने इधर से उधर कर दिया और जिलों के कलेक्टर है उनको भी बदल दिया गया है। अब राज्य सरकार के पास केवल राज्य सेवा के प्रशासन अधिकारी है, उन्हीं का तबादला कर सकती है। तो ऐसे माना जा रहा है कि देर रात एक और बड़ी तबादला सूची आ सकती है। चूंकि पुलिस अधीक्षक है, उनके तबादले पर बैन नहीं है, तो अभी जिलों के एसपी है उनको बदलने के लिए राज्य सरकार के पास टाइम है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 सप्ताह के भीतर ही जिलों के एसपी है वो भी बदले जा सकते हैं। तबादला सूची की बड़ी खासियत यह रही कि रमेश मीणा और करौली के जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार के बीच जो तनातनी हुई, उसका असर तबादला सूची में देखा गया है। करौली के जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार का तबादला कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रेम, तो यह साफ तौर पे दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया गया है और जिस तरीके से यह बदलाव देखने को मिल रहा है 68 आईएएस, और आप जो जानकारी दे रहे हैं कि देर रात तक हो सकता है आरएएस अधिकारियों के तबादले की सूची भी जारी कर दी जाए, तो वजहें इसकी क्या मानी जाए कि जो गहलोत सरकार है, क्योंकि सरकार आती है तो तबादले देखे जाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देखिए अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, चुनाव के दौरान काफी अफसर ऐसे थे जिन पर कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाए थे और पिछली सरकार से मिलीभगत होने का आरोप लगाया था। कुछ ऐसे भी अफसर थे जो पिछली सरकार में लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए थे। तो गहलोत सरकार चूंकि अब पूरी तरह चुनावी मोड पे दिखाई दे रही है, चूंकि लोकसभा चुनाव का भी ज्यादा समय नहीं है, प्रदेश में को एक बार फिर चुनाव होंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरी तरह जमीनी हकीकत पर लाने के लिए राज्य सरकार नए ब्यूरोक्रेसी है उसको ये अहम जिम्मेदारी देना चाहती है। जो लंबे समय से एक ही पद पर ब्यूरोक्रेट्स जमे हुए थे, उनको हटाकर सरकार नए लोगों को ये जिम्मेदारी देना चाहती है। चूंकि राज्य सरकार ने पहले किसानों को कर्ज माफ कर दिया, अब दूसरी जो बड़ी घोषणा है वो है बेरोजगारों को भत्ता देना। तो ऐसे में गहलोत सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार आमजन के हितैषी है और लोक कल्याणकारी जो योजना है उनको पूरी तरह जमीनी स्तर पर लाना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी नए अफसरों को दी जाए जो सही ढंग से काम कर सके और आमजन की जो समस्या है उनका तुरंत ही समाधान हो सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को अमल पर लाने के लिए गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। बिल्कुल प्रेम, और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो 68 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि देर रात तक आरएएस अधिकारियों के तबादले की सूची भी जारी हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में गहलोत की टीम तैयार हो गई है। 23 लोगों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई है, लेकिन किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है इसे लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज पीसीसी में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जल्द ही एक और मंत्री परिषद का विस्तार होगा, साथ ही हमने जो वादा जनता से किया है वो भी पूरा करेंगे। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल कांग्रेस सरकार ने बनाया है और मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से लगभग हर संभाग को एक प्रतिनिधित्व मिला है। मेरी दृष्टि से जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उन सभी वादों को और जन घोषणा पत्र को कारगर तरीके से धरातल पर क्रियान्वयन करने का जो दायित्व है वो ये मंत्रिपरिषद पूरी तरह से निभाएगा। और ये पहला विस्तार है, संभवतः कुछ समय के बाद एक और विस्तार भी हो सकता है और अनेक पदों पर बहुत से लोगों को काम करने का मौका दिया।
वहीं कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम पर बीजेपी नेताओं ने आज जमकर चुटकी ली। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस में दोहरी शासन प्रणाली शुरू हो गई है, जिसका प्रदेश को नुकसान होगा। वहीं कालीचरण सर्राफ ने कहा कि कांग्रेस में जारी राजनीतिक उठापटक से उन्हें पार्टी के नेताओं पर दया आ रही है। द्वैध शासन प्रणाली कांग्रेस में चालू हो गई। हमारा दुर्भाग्य है कि द्वैध शासन प्रणाली इस देश में पहले भी कई बार रही है और उससे परिणाम अच्छे नहीं आते। ये जो अभी घटना चक्र कांग्रेस में चल रहा है, और जहाँ तक राजनीतिक प्रश्नों का सवाल है, वो तो दिल्ली में तय हो, दिल्ली की पार्टी हाईकमान तय करे, लेकिन शासन और प्रशासन की दृष्टि से अगर दिल्ली में निर्णय होने लग गए तो ये राजस्थान के हित में नहीं होगा और राजस्थान को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। गहलोत सरकार और ये सचिन पायलट की जो सरकार बनी है, मुझे तो लगता है कि ये आपस में जिस प्रकार से इन्होंने तलवारें खींच रखी है, ये 1 साल में धाराशायी हो जाएगी। कभी तो मुख्यमंत्री की खींचतान और उसके बाद मंत्री कौन बनेगा उसकी खींचतान, और अब विभाग किसको क्या दिए जाएं ये भी मुख्यमंत्री के बेचारे के हाथ में नहीं है। इससे ज़्यादा सहानुभूति और क्या प्रकट कर सकते हैं। यानी आप ये देखिए कि सब प्रकार और कमरों के आवंटन में भी इनमें खींचतान। यानी आखिर ये क्या करना क्या चाहते हैं? जनता का हित करना चाहते हैं या अपने स्वयं का हित करना चाहते हैं? ये तो भविष्य बताएगा। यूरिया को लेकर प्रदेश और केंद्र की एक दूसरे से ठन गई है और किल्लत का ठीकरा एक दूसरे के सिर मढ़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब तक यूरिया आपूर्ति की स्थिति क्या है और क्यों उपजे हैं किल्लत के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरिया संकट बरकरार, कुछ तो करो सरकार, कब हटेगी किसानों की कतार। प्रदेश यूरिया के किल्लत की मार खा रहा है तो प्रदेश का किसान कतारों की मार झेल रहा है। दिन भर लाइनों और धक्का मुक्की के बाद एक आध बोरी यूरिया मिल भी जाती है तो किस काम की। ऐसे में अन्नदाता अपना दर्द सरकार तक पहुंचाने के लिए कभी हंगामा तो कभी सड़क जाम कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार की कुछ एक कवायदों के बाद भी हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में यूरिया की जरूरतों को देखें तो 31 दिसंबर तक 7.64 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत। प्रदेश में अब तक पहुंचा है 6.66 लाख मीट्रिक टन यूरिया। दिसंबर महीने में 2.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत। अब तक पहुंचा 2.66 लाख मीट्रिक टन यूरिया। अगले कुछ घंटों में 7 रैक पहुंच रहा राजस्थान। वैसे कतार को कम करने के लिए यूरिया के रैक राजस्थान भले ही पहुंच रहे हों, लेकिन यूरिया को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के पास यूरिया का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक देश में दिसंबर महीने में 33.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत। उर्वरक विभाग ने जारी की 36.20 लाख मीट्रिक टन की योजना। 23 दिसंबर तक 24.53 लाख मीट्रिक टन की जरूरत। जारी योजना में 28.62 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध। प्रदेश में दिसंबर महीने में 2.70 लाख मीट्रिक टन की जरूरत। जारी योजना में 2.89 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध। 23 दिसंबर तक प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन की जरूरत। जारी योजना में 2.57 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति। इस रिपोर्ट के हिसाब से उर्वरक मंत्रालय ने तो साफ कर दिया कि राजस्थान में यूरिया की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा मात्रा में की गई है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कतार का जिम्मेवार सीधे सीधे केंद्र सरकार को माना है। स्टेशन दे रखे हैं कि कोई जिले के अंदर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और ये मध्य प्रदेश में राजस्थान से जो तकलीफ है, मैं मानता हूँ कि इस तकलीफ को आर्टिफिशियल पैदा किया गया है, क्योंकि उनको मालूम था गवर्नमेंट बदल रही है, जानबूझ के डाइवर्ट कर दिया गया हरियाणा के अंदर। इस प्रकार की जो हरकत की गई है,
उनको हम दिखवा रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे हमें क्या करना। जबकि बीजेपी गहलोत के आरोप को खारिज करते हुए क्या कह रही है, सुनिए। यूरिया की किल्लत को लेकर केंद्र पर आरोप लगाना, इससे लगता है कि राज्य में जो भी अव्यवस्था होगी या विकास के काम ठप होंगे उस पर केंद्र पर सीधा आरोप लगाएंगे। जरूरत से ज्यादा आपूर्ति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की किल्लत क्यों हुई, इस बात की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि केंद्र सरकार ने भले ही दिसंबर में पूरे यूरिया की आपूर्ति की हो, लेकिन प्रदेश में उपजे हालातों के लिए अक्टूबर माह में की गई कटौती जिम्मेदार है। वहीं हाड़ौती में मांग से ज्यादा आपूर्ति के बावजूद उपजे हालातों के चलते राजस्थान का यूरिया मध्य प्रदेश जाने की आशंकाएं भी पुरजोर तरीके से व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन सोहन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। अब बात राजस्थान के नए पुलिस कप्तान कपिल की, जिनके सामने सबसे पहला चैलेंज है जनता के विश्वास पर खरा उतरना। खाकी आवाम की खिदमत के लिए तो खाकी से कैसा खौफ। वर्दी और आवाम के बीच इसी खौफ को खत्म करने की नई पहल की है सूबे के नए डीजीपी साहब कपिल गर्ग ने। गर्ग साहब का मानना है कि वर्दी और जनता के बीच सही सामंजस्य बैठेगा तभी क्राइम पर शिकंजा कस पाएगा, और इसके लिए जरूरी है कि पुलिस और पब्लिक के बीच अटूट विश्वास, और जब ऐसा होगा तभी फरियादी बिना खौफ अपनी फरियाद लेकर थाने आएंगे और बेझिझक होकर अपराधियों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे नागरिकगण थाने में आ सकें और उस पे जैसा मैंने कहा कि मैं उनके मित्र के रूप में पुलिस को पेश करना चाहूँगा, तो मेरा इशारा इसी तरफ है कि वो हमारे व्यवहार और हमारे कार्य में इतना विश्वास जताएं कि हम उनके स्नेह के पात्र बने, विश्वास के पात्र बने और वो निर्भीक होकर हमसे जब भी उन्हें आवश्यकता हो संपर्क कर सकें। डीजीपी साहब साफ साफ कहते हैं कि आंकड़ों के गणित पर मत जाओ, क्योंकि आंकड़ों का खेल सब जानते हैं। जरूरी है तो ये कि आम पब्लिक का पुलिस पर कितना विश्वास बढ़ रहा है, थानों में लोगों की सुनवाई किस तरह से हो रही है और उनकी परेशानी का निपटारा महकमा कितनी जल्दी कर पा रहा है। आंकड़े से इसका निस्तारण होना मुश्किल है। आंकड़ों के में जाने में इस समय मैं समझता हूँ कोई मुफीद बात न होगी। उसके बहुत सारे कारण होते हैं आंकड़ों के बढ़ने और घटने के। हम चाहेंगे कि हम विश्वास अर्जित कर लें और लोग कहें कि हाँ बेहतर पुलिसिंग मिली। सोच अच्छी है, पहल अच्छी है, हालांकि समय कम है। डीजीपी कपिल गर्ग के पास महज 6 महीने का समय है, लेकिन पुलिस पब्लिक के बीच की इस दूरी को वो जल्द से जल्द पाटना चाहते हैं ताकि प्रदेश में क्राइम पर लगाम लगाई जा सके और पब्लिक में पुलिस की दोस्ती वाली इमेज बनाई जा सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी याद में बनाए गए सदैव अटल समाधि स्थल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। न फूल चढ़ा न माला चढ़ा, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ा, न फूल चढ़ा। इन फिजाओं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अटल राग बनकर घुले हुए हैं। भले ही 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है उनके गुजर जाने का, लेकिन ऐसा लगता है वो यही है, यही है, यही है। हर किसी की भावनाओं में, अटल शब्दों में, अटल कविताओं में। कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी के जन्मदिन के मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर यहां आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत बड़ी संख्या में वीवीआईपी और अटल जी को चाहने वाले लोग मौजूद रहे। भारत रत्न अटल जी सर्वप्रिय थे और सर्वमान्य थे, लिहाजा उनके समाधि स्थल के लिए सदैव अटल से बेहतर कोई नाम नहीं था। सदैव अटल समाधि स्थल का निर्माण उसी राष्ट्रीय स्मृति स्थल कॉम्प्लेक्स में किया गया है जहां पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव
और चंद्रशेखर की समाधियां हैं। राष्ट्रीय स्मृति स्थल 7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें अटल जी के समाधि स्थल के लिए 1.5 एकड़ जमीन दी गई है, जिस पर अटल स्मृति न्यास ने सदैव अटल समाधि स्थल का निर्माण कराया है। सदैव अटल समाधि के चारों तरफ 8 दीवारें हैं, जिस पर मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला, मैं जी भर जिया जैसी अटल जी की कविताएं लिखी हुई हैं। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं। गजल गायक पंकज उधास को अटल जी की प्रार्थना सभा के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसकी वजह से ये मौका और भी खास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चूरू में अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है। जिले के बॉर्डर एरिया को जीरो क्राइम जोन बनाने के लिए हरियाणा और राजस्थान पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे कि बॉर्डर एरिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाई जा सके और क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक वारदातों को रोका जा सके। इस संबंध में बीकानेर आईजी बीएल मीणा ने जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग ली और जिले में अपराध रोकने के लिए चूरू जिला पुलिस की प्राथमिकताएं तय की। इससे पहले बीएल मीणा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान आईजी मीणा ने संपर्क सभा में जवानों की समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान किया। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग उनकी एक्टिविटी पास्ट में रही है, रिसेंट पास्ट में कुछ एक्टिविटीज हुई हैं, तो उस पे लगाम लगाना और उन अपराधियों को पकड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उस बिंदु को अगर कर दें तो फिर पूरा जिला करीब करीब एक सा सा ही है। तो यहाँ जो भी क्राइम होता है, जो भी अपराध होता है, उसमें जुआ सट्टा है, शराब की तस्करी है, और अगर चोरी नकबजनी ये किस तरह के कोई ऑफेंस होंगे, बॉडीली ऑफेंस होंगे, तो उसको हम लोग फैमिली और अच्छी तरह से डील करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।